हेलो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आपके सामने एक और सच्ची घटना लेके आया हूँ जो कि बेहद खौफनाक है। तो मेरे बहुत से दोस्त होंगे, वैसे तो इस कहानी को बहुत से मेरे व्यूअर्स ने सुन रखा होगा अपने बुज़ुर्गों से, लेकिन मुझे ये कहानी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि मैं इस कहानी को दोबारा से मतलब कि YouTube पे डालूं, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने इस कहानी को नहीं सुना उनको भी इस कहानी के बारे में पता चल सके, या फिर इसे कहानी ना कहकर एक सच कह सकते हैं कि उस सच का पता लगे कि ये सब कुछ मतलब कि एक इंसान के साथ हो चुका है। तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आप सीधा कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो दोस्तों हिमाचल देखने में जितना ज़्यादा सुंदर है उतने ही अपने अंदर कई ज़्यादा राज दफन किए बैठा है, बहुत सारे राज अपने अंदर छिपाए बैठा है। तो दोस्तों एक माँ और बेटा थे जो हिमाचल से एक छोटे से गांव में रहते थे। वो ज़्यादा आबादी वाला एरिया नहीं था, तो वहाँ पे कम ही एरिया था, ज़्यादा आबादी नहीं थी, बहुत कम आबादी थी, बहुत कम लोग रहते थे। तो वहाँ पे जो घर थे, जैसे एक घर थोड़ा मतलब कि दूर जाके था, फिर एक घर उससे थोड़ा दूर था, यानी कि काफ़ी डिस्टेंस में घर बने हुए थे लोगों के। तो जो हिमाचल में रहते हैं दोस्तों उनको इस बात का पता होगा कि हिमाचल में ज़्यादातर पहाड़ियों में घर होते हैं। तो दोस्तों उस गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। तो दोस्तों वो माँ और बेटा जंगल में लकड़ियाँ काटने का काम करते थे, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले हिमाचल में बिल्कुल बेरोज़गार नहीं था। अब तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हो गई हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले आप देखोगे तो वहाँ पे बिल्कुल बेरोज़गार नहीं था। हिमाचल के लोगों को इस बात को वो बेहतरीन जानते हैं, उनको पता होगा। और जिनको इस बात का पता है और वो अपने शहर का नाम कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब तो वैसे हिमाचल भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि स्टैंडर्ड हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे भी हर एक चीज़ आपको अवेलेबल हो जाती है, मतलब कि हर एक फैसिलिटी आपको वो मिल जाती है। तो वो क्या था कि मतलब कि दोनों माँ बेटा जंगल में लकड़ियाँ काटने का काम करते थे। तो बेसिकली उनके सर पे कोई भी नहीं था, यानी कि उस औरत का जो पति था वो कुछ टाइम पहले ही ना ख़त्म हो गया था, मर चुका था, यानी कि उसे मरे हुए तकरीबन 3 साल हो गए थे। तो वो दोनों माँ बेटा अकेले थे, तो अपना घर का रोज़ी गुजारा करने के लिए वो जंगल में लकड़ियाँ काटने का काम करते थे, जिससे उनका घर का रोज़ी गुजारा चलता था। तो एक दिन क्या होता है कि दोनों माँ और बेटा ना शाम के टाइम ना लकड़ियाँ काट रहे होते हैं। तो लकड़ियाँ काटते काटते उसकी माँ, लड़के की जो माँ होती है वो ना एकदम से बेहोश हो जाती है, और जो लड़का होता है वो अपनी माँ को इस ऐसी कंडीशंस में देख के थोड़ा घबरा जाता है, और वो फटाफट से अपनी माँ के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे होश नहीं आता है। तो वो क्या करता है, अपनी माँ को अपने कंधे पे उठा के घर की ओर लेके चला जाता है। तो जैसे उसे घर ले जाता है, उसे बेड पे लेटाता है, तो ना पानी के छींटे उसके चेहरे पे मारता है अपनी माँ के। तो कुछ टाइम बाद उसकी माँ को भी होश आ जाता है, और तब अपनी माँ से बोलता है लड़का कि माँ क्यों करती इतना काम, अब तुम्हारी उम्र नहीं है इतना काम करने की, तो आज के बाद तुम जंगल में कभी भी लकड़ियाँ काटने नहीं जाओगी, और आज के बाद घर की जो भी जिम्मेदारी होगी मैं खुद संभाल लूँगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो तुम घर पे बैठोगी और मैं बाहर काम करूँगा, तुम नहीं जाओगी। तो वो लड़का अपनी माँ से बोल देता है। तो उसकी जो उस दिन क्या होता है कि उस दिन लोहड़ी थी, लोहड़ी के टाइम जो लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो वो उसकी माँ अपने बेटे को बोलती है कि बेटा आज के दिन मुझे लकड़ियाँ काटने दे, क्योंकि तू अकेला इतनी लकड़ियाँ नहीं ला पाएगा। तो वो लड़का बोलता है कि माँ मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम बस यहाँ पे आराम करो और मैं जा रहा हूँ और मैं खुद जैसे तैसे करके लकड़ियाँ ले आऊँगा।
वो ये सब बोल के अपनी माँ की बिना कोई बात सुने वहाँ से निकल जाता है जंगल में। तो वो वापस जंगल में आ जाता है, तो वो लकड़ियाँ काटता है। लकड़ियाँ काटते काटते उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो सूरज होता है वो पहाड़ियों के पीछे जाके छिप जाता है, और जो आसमान होता है वो पूरे तारों से टिमटिमाने लग जाता है। यानी कि हल्के हल्के तारे दिखना शुरू हो जाते हैं। रोशनी थी, लेकिन वो आप देखोगे कि शाम के टाइम जो हल्के हल्के तारे दिखने शुरू हो जाते हैं तो उजाला सा रहता है। तो वो उजाला सा था। तो उस लड़के का नाम संतोष होता है। तो वो संतोष सोचता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, ऊपर से ये जंगली एरिया है तो जंगली जानवरों का भी डर है। तो वो फटाफट से क्या करता है, अपनी लकड़ियाँ इकट्ठी करता है और बांध कर उन्हें ले जाना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो लकड़ियों को बांध कर, वो बड़ी मुश्किल से लकड़ियों को बांधता है और अपने सर पे उठा के बड़ी मुश्किल से ले जाना शुरू ही करता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वजन हो गया था लकड़ियों का। तो थोड़ा ही आगे जाता है। आगे जाने के बाद ना उसे किसी लड़की के ना कहकने की आवाज़ आती है। तो वो ना थोड़ा सा ऐसे सोच में पड़ जाता है कि इस टाइम पे लड़की कौन कहका रही है। तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो कोई नहीं होता है। वो सोचता है कि शायद थकावट की वजह से उसका वहम हो गया, और ऊपर से जंगली एरिया है तो शायद जैसे सुनसान पड़ जाए ना, तो उस पर भी उस चीज़ की ज़रा भी किसी चीज़ की आहट हो जाए तो बंदा कोई भी उल्ट सुलट मतलब निकाल लेता है। तो उसने सोचा कि शायद मेरे दिमाग का वहम है। तो वो उस चीज़ को इग्नोर करके वापस कुछ ही कदम चलता है। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसे वापस से आवाज़ आती है। वो लड़की ना उसका नाम लेके बोलती है, संतोष, अरे तुम इतनी लकड़ियाँ कैसे लेके जाओगे? ये लकड़ियाँ तो बहुत भारी है, तुम तो ठीक से चल नहीं पा रहे। तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ। वो इतना कुछ सुनता है ना जब, तो उसकी हिम्मत नहीं करती कि वो पीछे मुड़ के देख ले, क्योंकि अभी जब उसने पीछे देखा था तो कोई नहीं था। तो अब जो आवाज़ आई थी वो बिल्कुल उसके पीछे से आई थी। लेकिन वो जैसे तैसे हिम्मत करके जैसे देखता है पीछे, तो कोई 21 से 22 साल के बीच लड़की की उम्र होगी जो उसके पीछे खड़ी होती है बिल्कुल। तो संतोष उस लड़की को देखता है, वो ना थोड़ा सा घबरा जाता है। लेकिन जैसे ही वो गौर से देखता है उसको, तो लड़की इतनी सुंदर होती है ना कि संतोष उसे पहली नज़र में पसंद कर लेता है। तो वो कुछ पूछता है, लेकिन लड़की उसको बोलती है कि तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी रहेगी जो तुम इतनी भारी लकड़ियाँ लेके जा रही हो। लाओ तुम मुझे लकड़ियाँ दो, आधी लकड़ियाँ मुझे दे दो और मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। तो संतोष वो उससे एकदम से पूछता है कि यार तुम कौन हो, और मैंने आज तक तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। तुम इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रहे हो यहाँ, वो भी इस वक्त जब रात होने जा रही है। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें ये सब बातें बता दूंगी, लेकिन अभी तुम चलो, अभी हमारा यहाँ से निकलना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का डर बहुत ज़्यादा है। तो फिर वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, तो वो बोलता है चलो। तो आधी लकड़ियाँ क्या होती हैं वो लड़की को दे देता है। लड़की अपने सर पे उठा के वो दोनों उस अपने घर की ओर चल बढ़ते हैं। तो वो जैसे ही थोड़ी दूर जाने के बाद ना, मतलब कि घर के पास भी जैसे पहुंचने लगते हैं, तो वो ना मतलब कि अपने घर के बाहर से मतलब कि थोड़ा पीछे वो देख लेता है कि उसकी माँ घर के दरवाजे के बाहर खड़ी है लड़के की। तो वो सोचता है कि माँ इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही है। तो वो जैसे अपने घर के अंदर एंटर होता है तो अपनी माँ को बोलता है कि माँ तुम ठंड में क्या कर रही हो, तुम अंदर तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए थी, तुम्हें आराम करना चाहिए था, तो तुम बाहर क्या कर रही हो इतनी ठंड में। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा जब शाम हो गई, जब रात होना शुरू हो गई तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तो बस तुम्हारी राह देख रही थी कि तुम कब आओगे। बस इसी डर के मारे बस मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर खड़ी हो जाऊँ, तो इसलिए मैं बाहर खड़ी थी, तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तो पीछे ही घर के बाहर वो लड़की खड़ी हो जाती है। तो वो लड़की को बोलता है, अरे अंदर आ जाओ यार, लकड़ियाँ नीचे रख दो, तुम थक जाओगी। तो उसकी माँ समझती है कि वो जो लड़की साथ में है, शायद वो लड़की ने जो लकड़ियाँ पकड़ी हैं वो शायद उसी लड़की की हैं। तो वो उस लड़की को बोलती है कि बेटा शायद तुम भी हमारी तरह मजबूर हो जो इस टाइम पे लकड़ियाँ अपने सर पे उठाए चली आ रही हो।
तो लड़का बोलता है कि माँ ये लड़की तो मेरी हेल्प करने आई थी, क्योंकि लकड़ियों का वज़न इतना ज़्यादा हो गया था, मैं उठा नहीं सकता था, तो इस लड़की ने तो मेरी मदद की है, तो ये लकड़ियाँ जो है ये हमारी है। तो वो इतनी बात सुन के उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उस लड़की को आशीर्वाद देती है, जब बोलो दुआ देती है कि बेटा तुम बहुत अच्छी हो, मतलब कि तुम बहुत अच्छी इंसान हो, तुम जिस भी घर में जाओगी खुशियाँ लेकर जाओगी। इतनी बात बोलते बोलते वो बोलती कि चलो बेटा भी रात होने जा रही है, रात हो रही है, तो तुम अंदर चल के चाय पी लो, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। लेकिन लड़की उसकी माँ को जो होती है वो मना कर देती है कि नहीं माँ जी, मैं अभी नहीं पी सका, अभी नहीं, फिर कभी, क्योंकि मुझे अभी निकलना होगा, रात ज़्यादा हो रही है। तो लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, आज का दिन तुम यहीं पे रुक जाओ, हमारे घर पे रुक जाओ, कोई नहीं, सुबह चले जाना, क्योंकि अभी रात हो रही है। तो वो बोलती है, वो वापस उसको मना कर देती है कि वो बोलती है नहीं, मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन लड़के की माँ बोलती है कि बेटी तुम अकेली कैसे जाओगी, तो तुम्हें संतोष है वो छोड़ देगा। तो वो बोलती है संतोष जा फटाफट से अपने गर्म कपड़े डाल ले और उस लड़की को भी एक जैकेट दे दे और इसको छोड़ा, इसने जहाँ पे भी जाना है। तो संतोष बोलता है ठीक है माँ, मैं कपड़े पहन लेता हूँ। वो फटाफट से गर्म कपड़े पहनता है और एक जैकेट ले आता है और उसको दे देता है। तो लड़की भी जैकेट पहनती है और वो उसकी माँ को नमस्ते करके तो वो निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। तो वो वापस उस जंगल वाले रास्ते में आ जाते हैं। तो फिर लड़की उसको बताती है कि मैंने तुम्हें शाम के वक्त देखा था, जब तुम्हारी माँ बेहोश हो गई थी, तो तुम्हारे चेहरे पे एक डर सा था, और अपनी माँ के लिए प्यार देख के ना, तुम्हारा अपनी माँ के लिए प्यार देख के मेरे दिल में ना एक तुम्हारे लिए इज्जत पैदा होगी। तो बस मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए, और मैंने ये भी देखा था कि बहुत सारी लकड़ियाँ हो गई थी, तुम नहीं ले जा सकते थे, तो बस इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आ गई। तो संतोष उससे पूछता है अच्छा, तो तुम्हें तभी मैं सोचूं कि तुम मेरी मदद करने वहाँ पे कैसे पहुँच गई। वो बोलती हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया था। तो ऐसे ही बातें करते करते वो जंगल में जाने लगे। तो वो संतोष होता है लड़की को उससे उसका नाम पूछता है, तो लड़की अपना नाम पायल बताती है। तो दोनों ऐसे बातें करते करते जाते हैं। तो क्या होता है कि ठंड में आपको पता धुंध बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ना काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ गई थी, तो रास्ता नहीं दिख रहा था, आगे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था रास्ता। तो क्या होता है कि लड़की उसको बोलती है संतोष अभी तुम घर जाओ, तुम्हारा सफ़र जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है, अब आगे मैं चली जाऊंगी। तो संतोष बोलता है कि नहीं यार, तुम कैसे जाओगी, क्योंकि आगे तो दूर दूर तक कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुम आगे कैसे जाओगी, ऊपर से जंगली जानवरों का भी डर है। तो वो लड़की बोलती है कि तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी, और तुम हो सको तो वापस जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, और वैसे भी तुम्हारी माँ के अलावा तुम्हारा कोई नहीं है, और ना ही उनका तुम्हारे बिना कोई है, तो तुम जाओ। लेकिन संतोष ज़िद्दी किस्म का था, वो ज़िद करने लगता है। तो वो लड़की होती है उसको बोल देती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हो सके मैं तुम्हें कल से नहीं मिलूँगी। तो बस ये सब सुन के ना, तो उसको खोने के डर से ना उस लड़की को, तो संतोष सोचता है कि नहीं यार, मुझे वापस जाना चाहिए, तो अगर ये मुझे ना मिली तो पता नहीं मैं क्या फ़ील करूँगा, मुझे कैसा महसूस होगा। तो बस वो बिना कुछ बोले वापस घर के लिए चला जाता है। तो अगले दिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि जंगल में ना संतोष लकड़ियाँ काट रहा होता है, तो वो लड़की भी आ जाती है वहाँ पे। तो उसके हाथ में ना देखता है कि खाना होता है, तो वो बोलता कहता तुम इसमें क्या लाई हो। वो कहते खाना लाई तुम्हारे लिए बुद्धू, और क्या। तो वो कहता है मेरे लिए खाना, कहती हाँ मैं सुबह ही उठ गई थी, तो मैंने सोचा था कि आज तो तुम मतलब कि अकेले होगे, शायद तुम्हारी माँ ना आएगी, क्योंकि वो ठीक नहीं थी, तो मुझे था कि तुम अकेले होगे और काफ़ी थक गए होगे, तो फिर कौन मतलब कि खाना बनाता, मतलब कि तुम्हारी मम्मा तो पहले ठीक नहीं है। उसने बोला हाँ यार, माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ गई है फिर से। तो वो कहती इसलिए बस मैं खाना लेके आई हूँ, तो तुम खाना खा लो। तो वो दोनों वो उसको खाना खिलाती है, तो वो भी संतोष होता है, वो बिना कुछ सोचे समझे खाना खा लेता है। तो उसके बाद बस वो ना ऐसे रोज़ मतलब कि जंगल में मिलने लगे। तो एक दिन क्या होता है कि दोनों ना मतलब कि, और जो पायल थी वो भी उसकी काम में बहुत ज़्यादा हेल्प कराती थी,
और एक दिन क्या होता है कि वो दोनों ही ना जल्दी फ्री हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि आज दोपहर के टाइम ही चले जाएंगे। तो वो दोपहर के टाइम ही ना वापस चले जाते हैं दोनों ही, मतलब कि उसके घर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि पायल का भी उसके घर आना जाना शुरू हो गया था, तो वो भी उसकी माँ के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई थी। तो क्या होता है कि दोनों चले जाते हैं घर पे। तो जैसे वो घर पहुँचते हैं तो वो बोलता है कि पायल तुम माँ के साथ बैठो और मैं जाके बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह ले आता हूँ। तो वो बैठ जाती है लड़की उसकी माँ के पास। तो वो बातों बातों में उसकी माँ उस लड़की को बोलती है कि बेटा, जब तुम पहली बार मेरे घर आई थी तो मैंने तुम्हें पसंद कर लिया था, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तो तुम्हारी जैसी लड़की ही मैं चाहूँगी कि मेरे घर की बहू बने, और शायद मेरे लड़के का भी मेरे बिना कोई नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि पता नहीं कब इस बुढ़ापे में मेरी आंखें बंद हो जाएं, तो कम से कम जिस तरह की मतलब कि तुम और तुम्हारी सोच है, तो मुझे पता है कि तुम जितना मैं प्यार देती हूँ शायद मेरे मरने के बाद भी मेरे बेटे को उतना प्यार दोगी। तो लड़की बोलती है कि नहीं माँ जी, आप कैसी बातें कर रहे हो, भगवान आपकी उम्र लंबी करे। वो बोलती है बेटा कि तू बता तुम्हें मेरा बेटा कैसे लगता है। तो वो ना मुस्कुरा के थोड़ा सा सर हिला देती है। तो उसकी माँ समझ जाती है कि वो भी संतोष को पसंद करती है। बस थोड़ी देर बाद ही संतोष आ जाता है वहाँ से। तो वो बोलता है क्या बात बोलता है कि दोनों में क्या बातें चल रही हैं। बोलते हैं कि बस मैंने और पायल ने तुम्हारे लिए लड़की देखी है। तो संतोष ना थोड़ा हैरान हो जाता है कि लड़की देखी है वो। तो वो बोलता है माँ, कौन सी लड़की देख ली और कहाँ पे आपने देख ली। कहती बस हम दोनों ने देख ली। फिर से बोलता कि माँ कौन सी देखी, मुझे तो बताओ, जिसके लिए देख रही उसको तो बताओ। तो बोलते वही जो तुम्हारे साथ रोज़ घर पे आती है। तो संतोष समझ जाता है कि ये पायल की बात कर रही है। तो वो बोलता है कि माँ, आप जिस लड़की की बात कर रही हो एक बार उससे तो पूछ लो उसे मैं पसंद हूँ या नहीं हूँ। तो वो बोलती है कि बुद्धू, उससे पूछ के तो मैंने तुम्हें पूछा है। तो वो उसको पायल को देखता है, पायल उसको देखती है। वो दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगते हैं। बस अब क्या था, संतोष को तो जैसे लॉटरी निकल गई थी। तो फिर संतोष की माँ बोलती है लड़की को कि बेटा बता, अब हम कब आए तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने। दोस्तों ये स्टोरी काफ़ी लंबी है, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाला है। प्लीज़ मेरी स्टोरी को पूरा सुनना, क्योंकि आधी अधूरी स्टोरी सुन के किसी को जज करना ये भी अच्छी बात नहीं है। स्टोरी को पूरा सुनना, क्योंकि स्टोरी बिल्कुल रियल है। तो वो क्या होता है कि लड़की जो होती है वो रोने लग जाती है। तो उसकी माँ ना संतोष को देखने लग जाती है, और संतोष उसकी अपनी माँ को देखना शुरू हो जाता है। तभी उसकी माँ पूछती है कि बेटा तुम रो क्यों रही हो, ऐसा क्या हो गया, हमने कुछ गलत कहा क्या। फिर वो बताना शुरू करती है कि माँ जी मैं अकेली हूँ, मतलब कि मेरी फैमिली में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ। तो उसकी माँ पूछती है अकेली रहती हूँ मतलब कि कैसे अकेली रहती हूँ। फिर वो बताना शुरू करती है कि मेरा मतलब कि बाप तो कुछ टाइम पहले ही ख़त्म हो चुका था, मैं, मेरी माँ और मेरा भाई, हम तीनों घर में रहते थे। तो हमारी ना मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जगह भी थी, तो हम वहाँ पे ना खेती का काम करते थे। तो जैसे जैसे हमारा बचपन बीतता गया, जो मेरा भाई था वो मुझसे बड़ा था, वो मुझसे 10 साल बड़ा है मेरा भाई। तो क्या होता है कि जब मैं मतलब कि 11 से 12 साल की थी, तब से क्या हुआ कि मेरे भाई ने ना शादी कर ली शहर में एक लड़की के साथ, क्योंकि वो पढ़ाई करके वो मतलब कि शहर चला गया था काम करने। तो उसने वहाँ की लड़की के साथ शादी कर ली। तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, क्योंकि ना कुछ टाइम बाद जो जहाँ पे हमारी जगह थी वहाँ पे से ना रोड निकल गया था, हाईवे निकल गया था। तो उससे क्या हुआ, हमारी जगह की जो वैल्यू थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो उसके मन में ना लालच आ गया कि शायद मैं अकेली हूँ, मतलब कि वो माँ को मार देगा तो शायद मैं सब कुछ ले लूँगा। तो उसने क्या किया, माँ को मार दिया, और मैंने उसको ये सब करते हुए देख लिया था। तो जैसे मैंने इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, मतलब कि वहाँ पे देख के जब वो उसने माँ को मारा उस टाइम पे मैंने बोलना चाहा, तो उसकी जो बीवी थी उसने मेरे पीछे सर में कुछ मार दिया। तो मैं ना वहाँ पे बेहोश हो गई। तो बेहोश होने के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने घर में बंधी हूँ। तो ना चारों तरफ से ना मिट्टी के तेल की ना बदबू आ रही थी। तो मैं समझ गई थी कि मेरा भाई मुझे जलाने वाला है। तो थोड़ी देर बाद ही देखा कि बाहर से ना आग जल रही थी। तो कब आग की लपटों में मैं
मतलब कि ऐसे जलना ना मतलब कि शुरू हो गई, लेकिन मैंने तैसे कैसे करके अपनी जान बचा ली। तो वो अपने ज़ख्म दिखाती है कि ये देखो माँ जी मुझे ज़ख्म भी हैं। तो वो मतलब कि वो दोनों ये बात सुन के ना वो ट्रस्ट कर लेते हैं कि हाँ शायद उसके साथ ऐसा होगा। तो फिर उसको ना चुप कराते हैं लड़की को और बोलते हैं, और उस लड़के और संतोष की माँ बोलती है कि बेटा संतोष के साथ साथ मैं तेरी भी तो माँ हूँ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी दोनों की कल ही शादी करवा दूँगी। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो दोनों की शादी करवा देती है। तो घर में जैसे वो उसका मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, गृह प्रवेश करवाते हैं। तो जैसे वो अंदर आती है तो फिर वो अपनी एक माँ से वादा लेती है। वो बोलती है माँ मैं आपसे एक वादा लेना चाहती हूँ, आप उस वादे को कभी तोड़ोगे नहीं। तो वो बोलती है हाँ बेटा बोलो, हम तुम्हारा हर वादा मानेंगे, हर बात मानेंगे, बोलो। तो वो बोलती है कि माँ जी जब भी मैं ऊपर रसोई में खाना बनाऊंगी, क्योंकि हिमाचल में क्या होता है कच्चे घर होते हैं, सैल वाले, सैल समझते जैसे ना लाइक स्लेट सी डाली होती है, ऐसे घर होते हैं हिमाचल में। तो उनकी जो ज़्यादातर रसोइयाँ आती हैं ना वो ऊपर होते हैं, तो खाना भी लोग ऊपर ही खाते हैं। तो क्या होता है वो बोलती है कि माँ जी जब भी मैं खाना बनाऊंगी तो कोई ऊपर नहीं आएगा। तो लड़का, तो वो बोलते हैं, लड़का मतलब कि उसकी माँ अपने बेटे को देखने लग जाती है कि ये क्या बोल रही है। तो वो दोनों बोलते हैं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, जब भी तुम खाना बनाओगी हम तुम्हें आवाज़ दे के ही ऊपर आया करेंगे। तो उन्होंने उस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। तो उसने भी कहा माँ जी अभी भी मैं बोल रही हूँ कि जब भी मैं खाना बनाऊँ तब कोई ऊपर नहीं आएगा, और अगर किसी ने आना भी है तो मुझे आवाज़ लगा के आएगा। तो वो बोलते हैं हाँ बेटा हम तुम्हारी सारी बात मान गए। तो वो दोनों बात मान जाते हैं। तो उनकी फ़र्स्ट नाइट आती है उस दिन, उनकी जो संतोष की फ़र्स्ट नाइट होती है। तो वो क्या करती है कि मतलब कि उसकी जो संतोष की बीवी होती है पायल, वो आती है कमरे में दूध लेके। तो जैसे अपना दरवाज़ा बंद करती है तो जो संतोष होता है वो अपनी बीवी को देख के ना मतलब कि मदहोश हो जाता है पूरी तरह से। वो देख रहा है कि पायल आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो वो ना पायल को मतलब कि पास बैठाता है अपने, और पायल उसे दूध पिला देती है। वो दूध पी लेता है, लेकिन वो धीरे धीरे मतलब कि उसके ना वो इतना ज़्यादा वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था संतोष खुद को। तो वो धीरे धीरे क्या करता है कि अपने उसके हाथों को पकड़ के चूमना शुरू कर देता है और उसे निर्वस्त्र कर देता है। और निर्वस्त्र करते ही उसके साथ पूरी रात में 3 से 4 बार संभोग कर लेता है। और ऐसा करते करते उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी चलने लगी। तो फाइनली उनका ना एक मतलब कि बच्ची भी हो गई, यानी कि 1 साल बीत गया था। तो वो भी अपना रूल्स फॉलो करते थे, जब भी ऊपर जाते थे तो आवाज़ दे देते थे उसको। तो ऐसे करते करते उनका बेबी हो गया। तो मतलब कि साल बीत गया था, यानी कि 10-11 महीने हो गए थे उनकी शादी को। तो जो संतोष था उसने भी जंगल में काम छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी भी खुद की इतनी तरक्की हो गई थी कि अब उसने मजदूरी छोड़कर जो अपनी लकड़ियों का ना उसने खुद का बिजनेस शुरू कर लिया था, और वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेता था शहरों में। तो एक दिन क्या होता है कि वो ना संतोष होता है, वो ना किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए वो ना अपने गांव से मतलब शहर की ओर चला जाता है। तो वो बोलता है कि मैं मतलब कि कल आऊँगा। तो शहर से मतलब कि इतनी दूर आना जाना तो इम्पॉसिबल है, तो मैं आ नहीं सकता, तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग आऊँगा। तो वो भी बोलती कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी, तुम जाओ। वो चला जाता है। तो उस दिन क्या होता है कि उसकी माँ ना मतलब कि अपने किसी रिलेटिव के पास गई थी। तो वो भी पायल भी अकेली थी। तो शाम हो जाती है, पायल क्या करती है, वो सोचती है कि माँ के आने का टाइम हुआ है, चलो मैं खाना बना लेती हूँ। वो पायल ऊपर चली जाती है, खाना बनाने लग जाती है। तभी उसकी माँ ना मतलब कि आ जाती है, और पता नहीं उसको क्या हुआ था, शायद वो किसी बात को लेकर स्ट्रेस में थी या पता नहीं क्या था। कुछ ऐसे ही ना मतलब कि अंदर होती है। तो वो ना देखती है, वो ना मतलब कि आवाज़ देना भूल जाती है आज। तो वो ना पौड़ियाँ चढ़ जाती है, ऊपर पौड़ियाँ चढ़ जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ जाती है। उस सीढ़ियाँ चढ़ते ही ना वो क्या देखती है कि ना पायल ना मतलब कैसे बैठी हुई है ना चुपचाप, पायल जैसे बंदा चुपचाप बैठा होता ना, चुपचाप बैठी हुई है पायल, और एक ना सुनाटा सा छाया हुआ है। वो थोड़ा सा और आगे जाती है, जैसे मतलब कि एक सीढ़ी का स्टेप और ऊपर चढ़ती है। तो वो देखती है कि पायल ने ना अपने दोनों पाँव
चूल्हे में ना डाल रखी है और उसका चेहरा भी ना भद्दा सा था, बहुत रोना चेहरा था उसका, जैसे कि ना पिंपल्स निकले हुए थे मोटे मोटे, उनमें से ना हल्का हल्का खून आ रहा था और कहीं कहीं से स्किन निकली हुई थी उसकी। तो वो ना उस अपने पैरों को डाल के उसी से मतलब कि खाना बना रही है। उसकी माँ ना ये दृश्य देखकर ना डर जाती है, पूरा घबरा जाती है। तो वो ना चुपचाप से वापस आ जाती है और नीचे बैठ जाती है आके। तो थोड़ी देर बाद ना वो पायल भी आ जाती है और वो ना मतलब कि बोलती है कि माँ जी आप कब आए। तो उसकी माँ ना थोड़ी घबराती हुई बोलती है कि मैं ना बस अभी आई हूँ। तो वो बोलती है माँ जी चलो आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी ला देती हूँ। तो वो वापस से पानी लेने जाती है और ना वो नीचे आती है। तो नीचे आते ही ना वो देखती है कि उसकी माँ के ना मतलब कि माथे से पसीना आ रहा है। तो वो ना उसका चेहरा ना मतलब कि पढ़ लेती है, उसको उसकी ना मतलब कि फीलिंग्स को भाप लेती है। तो वो बोलती है कि माँ जी आपने गलती कर दी आज। तो वो बोलती है मतलब तुम क्या कहना चाहती हो। कहती है आपने गलती कर दी, आप मेरा सच जान चुकी हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरा सच जानने के बाद आप संतोष को कुछ भी बताओ, क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं किसी भी कीमत पे उसे खोना नहीं चाहती। जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई ऊपर आएगा तो मुझे आवाज़ देकर आना, लेकिन आपने मेरी शर्त को तोड़ दिया। और ये सब बोलते बोलते वो वापस से जो पायल होती है अपने उसी खौफनाक रूप में आ जाती है। और इस वक्त उसका चेहरा किसी बूढ़ी औरत जैसा लग रहा था, बहुत ही भयंकर, चूड़ियाँ पड़ी हुई थी और बड़े बड़े काले काले नाखून थे उसके बाल जैसे जटाएं पड़ जाती ना, ऐसे बाल थे उसके। तो ऐसा मंजर देख के ना संतोष की जो माँ होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कुछ बोलती इससे पहले जो पायल होती है वो उसकी माँ का ना गला पकड़ के हवा में उठा देती है और उसकी मुंडी को ना मरोड़ देती है। तो वो उसी टाइम भी उसकी माँ होती है वो जो मर जाती है और पायल वापस से अपने उस रूप में आ जाती है। तो अगले दिन जब मॉर्निंग में वो वापस आता है तो वो संतोष वापस आता है तो संतोष देखता है कि उसके घर के बाहर ना बहुत ज़्यादा रश पड़ा होता है। तो वो देखता है उसके घर के बाहर भी लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं कि ये एकदम तो ठीक थी, इसको क्या हो गया। तो वो जैसे ही घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि ज़मीन पे ना उसकी माँ को लेटा रखा है और ऊपर से उसको ना वाइट चादर ढका रखी है। ये देखते ही संतोष बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा रोता है अपनी माँ को इस कंडीशन में देख के और वो चिल्लाता है और पायल को बोलता है कि ये क्या हुआ मेरी माँ को। तो वो बोलती है कि पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जब घर आई तो उन्होंने मुझसे पानी मांगा तो मैं फटाफट से पानी लेकर जैसे ही नीचे आई तो मैंने देखा कि वो अपने आखिरी सांसें गिन रही है। तो उनको पता नहीं क्या हुआ था कि शायद ये पता नहीं किसी स्ट्रेस में थी या पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इनको हार्ट अटैक पड़ा, वो वहीं पे मर गई। तो वो बोलता है कि जब मैं घर पे था तो मेरी माँ तो एकदम ठीक थी, लेकिन मेरे जाने के बाद ऐसा कैसे हो गया। तो वो पायल बोलती है कि अब तो ये मुझे भी नहीं पता कि कैसे हो गया, मैं तो खुद हैरान हूँ। तो पायल भी रोने लग जाती है, मतलब कि अब यही बोल सकते हैं कि वो रोने का दिखावा करती है उसके सामने, क्योंकि उसने तो मारा था उसको। तो वो रोना शुरू हो जाता है। वो संतोष बहुत रोता है अपनी माँ के लिए। तो वो पूरा 1 महीना सदमे में रहता है। 1 महीने के बाद वो क्या होता है कि थोड़ा प्रिपेयर होना शुरू होता है। तो तो पायल उसको बोलती है कि आप इतने दिनों से घर बैठे हो, आप काम पे चले जाया करो, आपका मन थोड़ा और हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा। तो बोलता है ठीक है यार, आज मैं काम पे जाना तो शायद आज मैं लेट आऊँगा, क्योंकि बहुत दिनों का काम जो है पेंडिंग पड़ा है, तो तुम देख लेना। तो पीछे से मतलब कि तुम संभाल लेना घर को और बच्चों को देख लेना। तो वो चला जाता है। तो शाम को वापस से पायल क्या होती है, वो खाना बना रही होते है अपने उसी रसोई में। तो वो पता नहीं शायद उसका काम जल्दी ख़त्म हो गया था संतोष। तो संतोष आता है और वो सोचता है कि यार ये हर बार मैं इसको आवाज़ दे के जाता था कि मैं ऊपर आ जाऊँ, या है ना, हर बार आवाज़ दे के उसको ऊपर जाता था। तो वो सोचता था कि यार मैं आवाज़ नहीं दूंगा तो ज़्यादा क्या, मेरे आवाज़ ना देने से क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, देख लेता हूँ क्या है ये माजरा क्या है। तो उसके मन में बस यही सूझी कि मैं देख लेता हूँ।
और वो भी सेम गलती करता है और वो चुपचाप ऊपर चढ़ा जाता है और जैसे ही ऊपर जाके देखता है तो उसके भी पाँव कांप जाते हैं। और इस बार तो मतलब कि जो पायल की कंडीशन थी ना वो बहुत ज़्यादा बुरी थी। उसके पाँव दोनों उल्टे थे और वो चूल्हे के अंदर थे, लेकिन उसका जो आगे का हिस्सा था ना वो पीछे की तरफ घुमा हुआ था। आगे का हिस्सा पीछे की तरफ था, उसकी मुंडी चूल्हे की तरफ थी, लेकिन उसका जो आगे का हिस्सा था वो पीछे की तरफ था और पैर आगे थे उसकी तरफ, चूल्हे के अंदर थे। तो वो ये कंडीशन देख के ना पूरा घबरा जाता है और वो चिल्ला देता है। और तभी जब वो पायल उसे देखती है तो पायल उसी रूप में मतलब कि अपने पाँव को ना चूल्हे से बाहर निकालती है और वो सीधा उसको बोल देती है कि तुमने मैं अपनी माँ की तरह ये गलती कर दी मुझे देखने की। मैंने तुमको बताया था कि तुम भी, अगर मैं जब भी ऊपर खाना बनाऊँ तो ऊपर कोई नहीं आएगा, लेकिन तुमने ये गलती क्यों की? अब मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें मारना होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे मारना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरा सच जान चुके हो, क्योंकि तुम पूरे गांव में ये इस बात का ढिंढोरा पीट दोगे और मैं नहीं चाहती कि कल को मेरी बच्ची को कोई ये बोले कि ये एक डायन की बेटी है। तो वो बोलता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन इस बच्ची को कुछ मत करना। तो ये सुनते ही ना वो रुक जाती है। तो वो बोलती है कि मैं माँ होकर इसको क्यों मारूंगी, मुझे बस तुम्हें मारना है। तो वो बहुत डर जाता है संतोष, वो ना मतलब कि हाथ जोड़कर अपनी ना मतलब कि अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तो वो बोलता है कि तुम मेरी माँ को तो मार चुकी हो, अब मुझे भी मारना चाहती हो। तो बस उसके दिल में ना रहम आ जाता है। जो वो बच्ची देखती है ना वो बच्ची रोने लग जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बच्ची उसके पास ही थी तो बच्ची रोने लग जाती है, बहुत ज़्यादा रोती है। तो बस उसका वो कहते हैं ना कि एक माँ का जो हृदय होता है ना बच्चों के सामने पसीज जाता है, तो शायद उसका भी हृदय पसीज गया था। तो उसने बोला ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन अब जो मर्जी हो जाए मैं यहाँ से चली जाऊँगी और मैं यहाँ नहीं रहूँगी। लेकिन संतोष बोलता है कि तुम्हारी ये कंडीशन हुई कैसे, तुम तो अच्छी भली थी, तुम्हारी तो कोई फैमिली नहीं थी। तो वो फिर बताती है कि जब उसने घर पे जलाया था ना तो मैं तो उसी टाइम ही मर गई थी, तो बस मेरी आत्मा, मेरी रूह भटक रही थी बस। पर लास्ट टाइम पे जब मैंने तुम्हें देखा तो शायद मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गई थी, तो बस वहीं से मैंने तुम्हें चाहना शुरू कर दिया, मैंने तुम्हें पसंद कर लिया था। तो बस इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं तुमसे ही शादी करूँगी। तो पता ही नहीं चला कब मेरी तुमसे शादी हो गई। तो बस अब मैं मतलब कि तुम्हारी ज़िंदगी बख्श रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बच्ची को अपने साथ ले जाऊँगी। तो वो बोलता है कि नहीं तुम जैसी भी हो, मतलब कि वो एग्री हो गया था। वो बोल रहा था कि तुम जैसी भी हो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और मैं किसी को भी इस बात के बारे में नहीं बताऊँगा। संतोष पायल को बोलता है। वो बोलती कि नहीं अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो वो क्या करती है कि उस लड़की को उठाती है। संतोष कुछ नहीं कर पाता है, जैसे कोई किसी को पैरालाइज कर देता है ना, तो वो इसी कंडीशन में हुआ था कि वो पैरालाइज हो चुका था। तो वो क्या करती है पायल लड़की को उठाती है और एक धुआं सा निकलता है और उस धुएं में गायब हो जाती है। तो अब जो संतोष था वो दोबारा से अकेला पड़ चुका था। तो मतलब कि पूरी तरह उसकी माँ थी वो भी ख़त्म हो गई, ठीक है, जो पायल थी तो वो भी चलेगी, और एक बच्चा उनकी दोनों की किस्मत में आया था वो उसको भी साथ में ले गई। तो बस दोस्तों ये थी एक सच्ची कहानी, और बहुत से मेरे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने ये कहानी सुन रखी होगी। तो शायद मतलब कि पूरी एक्सप्लेन, उम्मीद करता हूँ कि पूरी किसी ने एक्सप्लेन नहीं की होगी, लेकिन जितना मैं जानता था मेरी नॉलेज में था वो मैंने आपको बताया दोस्तों। तो यार प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही कहानियाँ, खौफनाक कहानियाँ सुननी जिस चीज़ को पसंद है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ आप सबसे पहले सुन सकें। तो मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।